Hello my dear students, welcome back to my channel and you are watching गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस। और मैं आपकी शिखा दी आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बट स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स, जिसको अशोका मित्रन ने लिखा है। अशोका मित्रन जो कि एक तमिल राइटर थे और उन्होंने भारत के एक प्रसिद्ध स्टूडियो जेमिनी स्टूडियो या जेमिनाई स्टूडियो में काम किया था। उन्होंने जेमिनाई स्टूडियो में काम करते हुए एक बुक लिखी थी जिसका नाम था माई ईयर्स विद बॉस। और इस किताब में उन्होंने ये दिखाया था कि उस समय मानव जीवन पर भारत में चलचित्रों का क्या प्रभाव था। जिमिनाई स्टूडियो चेन्नई में स्थित था और उसका सेटअप 1940 में लगाया गया था। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया थी जो फिल्म मेकिंग में यूज होती थी। इसके फाउंडर एस वासन थे। अशोका मित्रन की जो ड्यूटी थी जिमिनाई स्टूडियो में वो थी न्यूज़पेपर की कटिंग करना और उसको अलग अलग विषयों को अलग करना और उनको फाइल में लगाना। उसमें से कई फाइल तो ऐसी होती थी जो अशोका मित्रन अपने हाथों से तैयार करते थे। उन्होंने अपने इसमें बहुत जेमिनाई फैमिली में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किया, लेकिन उनका नाम इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। लेकिन ये जो बुक थी माई ईयर्स विद बॉस ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई और ये चैप्टर उसी बुक से इंस्क्रिप्टेड है, लिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स। जिमिनाई स्टूडियो का जो मेकअप विभाग था वो एक बिल्डिंग में था जिसे रॉबर्ट क्लाइव का पुराना अस्तबल कहा जाता था। स्टूडियो में पैनकेक नाम की मेकअप सामग्री का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था और उस समय की जो बड़ी बड़ी हीरोइंस थीं जैसे मिस गौहर, वैजंती माला, रति अग्निहोत्री ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन मेकअप डिपार्टमेंट में जिमिनाई स्टूडियो में वैजंती माला ने बहुत बार मेकअप कराया होगा। अगर आप लोगों को याद हो, एक सॉन्ग है बहारो फूल बरसाओ जो लमसम सभी शादियों में बजाया जाता है और उस ओरिजिनल सॉन्ग में वैजंती माला एज अ हीरोइन और राजेंद्र कुमार एज अ हीरो कास्ट थे। जिमिनाई स्टूडियो में ही उस सॉन्ग की रिकॉर्डिंग हुई थी और पता नहीं कितने सारे सॉन्ग्स उसके हैं। आगे बढ़ते हैं। जिमिनाई स्टूडियो का एक ये विभाग जो था ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था। शुरुआत में उसका जो नेतृत्व था वो एक बंगाली करता था और उसके बाद एक धारवाड़ कन्नड़ ने भी उसकी सहायता की। अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोगों ने इस पद को ग्रहण किया था और यही कारण है कि फिल्म इंडस्ट्री में आज भी सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में जातिवाद का द्योतक नहीं है या फिर वहाँ पे जाति पाति नहीं मानी जाती। आगे बढ़ते हैं। मेकअप रूम एक हेयर कटिंग सैलून की तरह लगता था जिसमें चारों तरफ से एंगल से हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स लगे होते थे, ढेर सारी लाइट्स लगी होती थी। वहाँ पर जो अभिनेता होते थे वो भीड़ की भूमिका निभाते थे, उन्हें ऑफिस बॉय द्वारा तैयार किया जाता था। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो मुख्य मेकअप मैन होता था वो मुख्य भूमिका वाले अभिनेताओं को तैयार करता था। उसके जो दूसरे सहायक होते थे वो नायक और नायिका को तैयार करते थे, जबकि जो कनिष्ठ सहायक होते थे वो हास्य अभिनेता की जिम्मेदारी संभालते थे और जो अभिनेता भीड़ की भूमिका निभाते थे उनको तैयार करने की जिम्मेदारी ऑफिस बॉय की होती थी। यहाँ पर ऑफिस बॉय एक 40 साल का आदमी था जो बहुत समय पहले स्टूडियो में आया था और वो एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्टार या फिर फिल्म लेखक या फिर निर्देशक या फिर गीतकार बनना चाहता था। वो कविता भी लिखता था और उसका नाम था कोठामंगलम सुब्बू। कोठामंगलम सुब्बू एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति था और उसकी इस मल्टीटास्किंग का उपयोग जिमिनाई स्टूडियो में बखूबी लिया गया। वह जेमिनाई स्टूडियोज में नंबर 2 पर था। ऑफिस बॉय के अनुसार सुब्बू किसी चीज़ के योग्य नहीं था, क्योंकि न तो वो शिक्षित था और ना ही उसके पास कोई असाधारण प्रतिभा थी। उसका एकमात्र गुण था कि वो ब्राह्मण था। सुब्बू एक फिल्म के निर्माता की समस्याओं के ढेर सारे समाधान प्रस्तुत कर सकता था। जैसे ही फिल्म प्रोड्यूसिंग हो रही हो तो वो उसमें प्रोड्यूसर की भी हेल्प करता था।
डायरेक्टर की भी हेल्प करता था। लेकिन यहाँ पर जो राइटर हैं वो इसके मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं कि वो एक अद्भुत अभिनेता था। हालांकि उसने छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई, लेकिन रियल में वो बॉस के बहुत निकट निकट था और बहुत ज़्यादा घनिष्ठ था, इसलिए उसके कई सारे दुश्मन वहाँ पर हो गए। कहानी विभाग में सुब्बू के अलावा एक वकील और लेखकों और कवियों का एक अलग समूह शामिल था। वकील जो था वो कानूनी सलाहकार था, लेकिन हर कोई उसको अवैध सलाहकार कहता था। और साथ ही साथ वहाँ पर एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री का निर्माता के खिलाफ कई शब्दों को रिकॉर्ड करने का भी उसको एक मोटिव मिल गया था, और इस कारण से उसके करियर का अंत हो गया था। कानूनी सलाहकार इसलिए भी अन्य लोगों से अलग दिखता था क्योंकि वो पैंट और टाई पहनता था, जबकि बाकी लोग खादी धोती और सफ़ेद खादी शर्ट पहनते थे। जेमिनाई स्टूडियो उस समय के कवियों का पसंदीदा स्टूडियो था। उसमें एक बढ़िया रसोई थी जो 24 घंटे कॉफ़ी की आपूर्ति करती थी। स्टूडियो में ज़्यादातर लोग खादी पहनते थे और गांधी जी की सराहना करते थे, और वो सभी साम्यवाद के विरोधी थे। जेमिनाई स्टूडियो में बहुत सारे फेमस पोएट्स जैसे कि एस योगीकार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री, हरिनंदन चट्टोपाध्याय आदि आदि विभिन्न प्रकार के कवियों का जमावड़ा वहाँ पर लगा रहता था, और ये सब कम्युनिज्म को मानने वाले थे। कम्युनिज्म एक गॉडलेस मैन होता है जो कि कंजुगल लव को भी फिलहाल नहीं करता है, उसका कंपेंशन नहीं होता है, वो अपने माता पिता और अपने ही बच्चों की हत्या भी कर देता है। इस प्रकार से ये अजीब सा एक लोगों के अंदर वाद प्रस्तुत हो गया था उस समय। जल्दी ही एक समय आया जब मालूम पड़ा कि 1952 में MRA मॉरल द अर्मा बुचमैन की मॉरल द अर्मामेंट सेना या MRA का मेजबान था। जेमिनी स्टूडियोज फ्रैंक बुचमैन ने 1952 में मद्रास का दौरा किया। इसमें 200 लोग शामिल थे, और ये सब आए थे यहाँ पर जोथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर का नाटक प्रस्तुत करने। 600 लोगों के जेमिनाई परिवार ने नाटक को बार बार देखा, और वो लोग बहुत ज़्यादा वहाँ से प्रभावित हुए। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि ये लोग यहाँ पर आए थे वास्तव में भारत की प्रतिभाओं को देखने के लिए, ये जानने के लिए कि भारत में जेमिनाई स्टूडियो में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और कैसे वहाँ से मूवीज़ बन रही हैं। जल्दी ही एक और अतिथि वहाँ पर आने वाले थे। वो एक पोएट नहीं थे, वो एक एडिटर थे, इसलिए बॉस ने उनका बहुत बड़ा स्वागत किया। और वासन भी उस समय पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकटन के एडिटर हुआ करते थे, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। कथावाचक फिर से एक अन्य घटना को बताता है जिसमें एक एनकाउंटर नामक ब्रिटिश पत्रिका द्वारा आयोजित की जाने वाली एक लघु कथा प्रतियोगिता थी। पुस्तकालय में उस मैगजीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, यहाँ तक कि ये भी प्राप्त नहीं था कि वहाँ पर कुछ इस प्रकार की मैगजीन चलती भी हैं। तो उन्होंने ब्रिटिश काउंसलिंग लाइब्रेरी में जांच की और पता चला कि इस संपादक का नाम स्टीफन स्पेंडर था। बाद में राइटर को ये याद आता है, या फिर जो वहाँ के फाउंडर थे उनको ये याद आता है, अरे ये तो वही थे जो जेमिनी स्टूडियो में अतिथि बनकर आए थे। आखिरकार जब जेमिनाई स्टूडियो की नौकरी छोड़ दी तो ये जो राइटर थे ये रूसी क्रांति की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने द गॉड दैट फेल्ड की एक किताब खरीदी जो कम मूल्य की थी। ये साम्यवाद में उनकी यात्रा और उनकी निराशापूर्ण वापसी पर 6 अलग अलग लेखकों द्वारा 6 निबंधों का संकलन था। बाद में उनको याद आया कि जो स्टीफन स्पेंडर थे वो इन्हीं में से एक थे। इस प्रकार आखिरकार ये जो सीक्रेट था ये सुलझ जाता है कि आखिरकार वहाँ पर स्पेंडर क्यों आए थे। राइटर ये भी बताता है कि कम्युनिज्म को मानने वाले एंड्री ग्लाइड, रिचर्ड राइट, इग्नियोस लियोन, आर्थर कॉस्टलर, लुइस फिशर और स्टीफन स्पेंडर, आखिरकार पता चल गया कि ये जो आर्ट राइटर थे इन लोगों ने ही उसका वर्णन किया था। और जो रिएक्शन था स्टीफन स्पेंडर का जेमिनाई स्टूडियो पर वो भी एक मिस्ट्री नहीं रह गया। बॉस ऑफ द जेमिनाई स्टूडियो में नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोइट्री। उनको कुछ नहीं करना था कि स्पेंडर कैसी पोएम लिखते हैं कैसी नहीं लिखते हैं, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड। लेकिन आखिरकार उनको ये पता चल गया था कि वो गॉड नहीं थे जो फेल हो गए। ये था पोएट्स एंड पैनकेक्स जो कि एक ब्रांड था जो जेमिनाई स्टूडियो में यूज़ होता था, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता था, और कवि जिन्होंने जेमिनाई स्टूडियो में अपनी अलग अलग समय पर अलग अलग महती भूमिका निभाई। तो ये था चैप्टर। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट में ज़्यादा आते हैं। पहला तो यही है कि नेम द स्टूडियो डिस्क्राइब्ड इन पोएट्स एंड पैनकेक्स। सेकंड है कि अ फेमस स्टार हु यूज्ड इट मेकअप रूम, वैजंतीमाला। एक और क्वेश्चन है कि हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनाई स्टूडियो। सुब्बू का कैरेक्टर स्केच,
हु वॉज सुब्बूज प्रिंसिपल, हु वॉज सुब्बूज एनिमी, इस तरह के क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आते हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इस चैप्टर में सुब्बू एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसको आप अच्छे से पढ़ लिएगा। साथ ही साथ एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीफन स्पेंडर का भी सीबीएसई में पूछा जाता है, वो पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।